अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। आज हम लिपिन-कोट बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 21 अमीनो एसिड्स कन्वर्जन टू द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में वो हमें बता रहा है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं ये ना सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, बल्कि इसके साथ साथ ये और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में अपना रोल प्ले करते हैं। वो जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास पोरफायरन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, प्यूरिन्स हो गई और पायरिमिडीन्स हो गई। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो हैं ये हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं। जो प्यूरिन्स हैं ये डबल रिंग्ड होती हैं और जो हमारे पास पायरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग होती हैं। जो सबसे पहले टॉपिक है वो है हमारे पास पोरफायरन मेटाबॉलिज्म। पोरफायरन मेटाबॉलिज्म में वो सबसे पहले हमें पोरफायरन का स्ट्रक्चर बता रहा है कि पोरफायरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पोरफायरन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिथिनाइल ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ये डायग्राम में देखते हैं। ये है हमारे पास यूरोपोरफायरन 3 का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स हैं और ये 4 के 4 जो हमारे पास पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पास पायरोल रिंग्स को, वो है हमारे पास मिथेनाइल ब्रिज। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास पोरफायरन होती हैं ये सारे के सारे सिमिलर होती हैं, लेकिन जो इनको डिफरेंस करती है ना, जो चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है वो हर पायरोल रिंग के साथ ना कुछ हमारे पास साइड चेंज होती हैं। वो साइड चेंज हर पोरफायरन में डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें ये बता रहा है कि जो यूरोपोरफायरन है ना इसमें जो साइड चेंज होती हैं वो होती हैं हमारे पास एसीटेट और प्रोपियोनेट, और जो हमारे पास कोप्रोपोरफायरन है उसमें जो साइड चेंज होती हैं वो होती है हमारे पास मिथाइल और प्रोपियोनेट। और जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरन है, प्रोटोपोरफायरन 9, इसके जो हमारे पास पायरोल के ऊपर साइड चेन्स अटैच होती हैं वो होती है हमारे पास विनाइल, मिथाइल और प्रोपियोनेट। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास हीम बायोसिंथेसिस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SCQs पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़रूर आपको कोई ना कोई MCQs या SCQ आएगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि जो हमारे पास हीम सिंथेसिस की लोकेशन है कि हीम सिंथेसिस होती कहाँ कहाँ है। हीम सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी में लीवर में होती है, इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द बोन मैरो में होती है, यानी कि वो सेल्स जो हमारे पास रेड ब्लड सेल की जहाँ प्रोडक्शन होती है वहाँ हमारे पास हीम की सिंथेसिस भी होती है। हीम की सिंथेसिस के जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनमें जो पहला स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो हमारे पास आखिरी 3 स्टेप हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो दरमियान में इंटरमीडिएट में 3 स्टेप होंगे वो हमारे पास होंगे साइटोसोल में। जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है ना हीम सिंथेसिस का वो है हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड फॉर्मेशन। अब ये अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन कहाँ होगी? ये होगी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। होगा क्या, हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, वो कंबाइन होगा हमारे पास क्रिब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे और बनेगा हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। इस जो हमारे पास रिएक्शन है इसको जो कैटलाइज करेगा वो एंजाइम होगा हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज, और जो कोएंजाइम यूज़ करेगा वो होगा हमारे पास PLP पैरिडोक्सल फॉस्फेट। होता इस तरह है कि हमारे पास जो अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज है ये ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए को रिमूव कर देता है और इन दोनों को कंबाइन करके बना देता है हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज, ये हमारे पास 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 1 और दूसरा है हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 2। जो हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 1 है ये ऑल टिश्यूज़ में अवेलेबल होता है, और जो हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 2 है ये हमारे पास इरिथ्रॉइड टिश्यू में होता है, यानी कि वो हमारे पास टिश्यूज़ जहाँ हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। मैच्योर जो इरिथ्रोसाइट्स होती है ना उनमें हमारे पास हीम की सिंथेसिस नहीं होती। उसके बाद वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 1 है इसको जो रेगुलेट करता है वो होती है हीम, और जो अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 2 है इसको जो रेगुलेट करता है वो है हमारे पास आयरन। जो दूसरा स्टेप है उसमें हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ द पोरफोबिलिनोजेन। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये होगा हमारे पास साइटोसोल में। ये जो हमारे पास अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड है अब ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ गई।
अब होगा इस तरह कि दो मॉलिक्यूल्स अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम यूज़ करेगा और कन्वर्ट कर देगा उनको पोरफोबिलिनोजेन में विद द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को वो रिमूव कर देगा अल्फा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। और इस एंजाइम को जो रेगुलेट करेगा वो होगी हमारे पास लेड। उसके बाद अगले स्टेप में ये होगा कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपोरफायरिनोजेन होगी। अब ये यूरोपोरफायरिनोजेन कहाँ होगी? ये भी साइटोसोल में होगी। अब होगा इस तरह कि जो हमारे पास पोरफोबिलिनोजेन बना था, अब उसके 4 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज, ये एंजाइम है, और ये उनको कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में और 4 मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया रिमूव कर देगा। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोरफोबिलिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में और उनमें से 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अमोनिया के रिमूव कर देगा। अब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है ना, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा यूरोपोरफायरिनोजेन 3 सिंथेज। और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होता है लीनियर। अब ये जो यूरोपोरफायरिनोजेन 3 है, ये इस हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन को रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा यूरोपोरफायरिनोजेन 3 में। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजेन 3 है, इसके ऊपर हमारे पास एंजाइम एक्ट करेगा यूरोपोरफायरिनोजेन 3 डी कार्बोक्सिलेज और 4 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा और इसको कन्वर्ट करेगा कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3 में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, ये हमारे पास एसीटेट ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं। अगले स्टेप में हमारे पास इस तरह होगा कि जो कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3 है, ये दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3 ऑक्सीडेज और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव कर लेगा उसमें से और बन जाएगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9। अब ये जो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हुए हैं, ये होंगे हमारे पास प्रोपियोनेट जो होगा ना, उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। अब हमारे पास ये जो प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा प्रोटोपोरफायरिनोजेन 9 ऑक्सीडेज और ये उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 में। अब आखिरी स्टेप में हमारे पास हीम सिंथेसिस होनी है। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है ना, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा हमारे पास फिरोचिलाटेज और वो मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन को यूज़ करेगा, इसके अंदर ऐड करेगा और हमारे पास बन जाएगी हीम। अब ये जो हमारे पास हीम बन गई है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में बनी है। अब ये जो आखिरी स्टेप है ना, प्रोटोपोरफायरिन 9 जिसमें कन्वर्ट हो रहा है हीम में, इसको भी रेगुलेट कर रहा है हमारे पास लेड।